नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय केबी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का सेक्शन 2 जो बात करता है वो एक डेफिनेशन क्लॉज है। इसका मतलब है निर्वचन खंड, जो कि एक आपको शब्द देगा और उसके बारे में बताएगा कि इसका इस अधिनियम में क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये बताता है प्रस्ताव के बारे में। 2A में बताया गया है प्रस्ताव के बारे में। तो चलिए एक बार हम इसे डायरेक्ट से रीड कर लेते हैं। जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। को समझ में आया? नहीं आया होगा, चलिए मैं समझाती हूँ। तो हम इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा है जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से। तो एक व्यक्ति मान लेते हैं, एक पर्सन ए है, वो बी से कहता है कि मैं जो है वो अपना घर तुम्हें 2000 में बेचना चाहता हूँ। बी कहता है जी हाँ, मैं भी आपका घर खरीदना चाहता हूँ। तो ए ने क्या किया, एक पत्र के द्वारा, एक लेटर के द्वारा जो है वो बी को बोला कि मैं जो है अपना घर बेचना चाहता हूँ 2000 में। ठीक है, ये लेटर उस पर पहुँचा और बी ने फिर से वही लेटर में उसका जवाब हाँ लिख के भेजा और लेटर एक्सेप्ट कर लिया। तो ए ने क्या किया, प्रपोजल, बी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये था ए के द्वारा किया गया प्रपोजल। अब बात करते हैं कि अब इसे हम टुकड़ों टुकड़ों में समझते हैं। ठीक है, तो जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी, इसका मतलब है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त का मतलब होता है ना करने, या तो वो बोलता है कि देखो ऐसा करो, या वो बोलता है देखो ऐसा ना करो, उसे अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो, या वो बोल रहा है देखो मैं चाहता हूँ आप ऐसा ना करो। ठीक है, इस दृष्टि से अपनी जो इच्छा यानी रजामंदी है वो दूसरे व्यक्ति को बोलता है। ठीक है, उस कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त कर सके, और वो सोचता है कि सामने वाला भी इसको हाँ कर दे, तो वो उसे ऐसा प्रपोज करता है। ठीक है, प्रपोजल भेजता है कि आप ये ऐसा काम करो या आप ये ऐसा काम ना करो। ठीक है, अब हम इसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट ये कितने प्रकार का होता है इसके अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं यहाँ, ये हमने रखा ये। ठीक है, ये ईजिली सबको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल के आवश्यक तत्व है यानी इसेंशियल एलिमेंट कि प्रपोजल कब होगा, कब प्रपोजल एक बन पाएगा, कब प्रस्तावना बन पाएगी। तो सबसे पहले इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कैसे, एक प्रपोजल देगा, दूसरा एक्सेप्ट भी तो करेगा ना, तभी तो होगा। एक व्यक्ति खुद से तो कह ही नहीं देगा, दूसरे से कहेगा तो दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। सेकेंड, संसूचना। संसूचना मीन्स होता है कम्युनिकेशन, मतलब उसको पता चलना चाहिए, उसे पता चल जाना चाहिए कि हाँ सामने वाले ने मुझसे कुछ कहा, मुझे प्रपोजल भेजा। अब जैसे कि ए है, वो बी को कुछ कहता है या प्रपोजल पत्र के द्वारा भेजता है, तो जब तक उसे पत्र नहीं मिलेगा तो कैसे, जब तक उसे पत्र ही नहीं मिलेगा तो उसे कैसे पता चल पाएगा, तो इसमें संसूचना भी होना चाहिए। ओके, अब संसूचना से एक जो केस लॉ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, जिसे हम कहते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913। ओके, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913। इस जो केस है उस केस में बताया गया है कि माननीय जो कि हमारा न्यायालय है उसके द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना की संसूचना अवश्य होनी चाहिए। कोई भी प्रस्तावना तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उसकी संसूचना सामने वाले को नहीं पहुंच गई हो। चलिए, हमारा थर्ड पॉइंट आता है विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिकूल। विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल क्या होता है, तो देखिए प्रस्तावना विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल के लिए होना चाहिए। अगर हम कोई भी प्रपोजल दे रहे हैं तो वो लॉफुल होना चाहिए और उसका कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सामने वाले से कह दिया कि देखो मैं तुम्हें ना वो 1 किलो गांजा बेचूंगा या अफीम बेचूंगा तो मुझे 10 लाख रुपए दे देना, तो ये तो इलीगल है। ठीक है, अब इसके बारे में बताया कहाँ गया है, विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल कहाँ बताया गया है, ये बताया गया है आपके सेक्शन 23। ये कहाँ बताया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में इस बारे में बताया गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और विधिक संबंधों का सृजन होना चाहिए। कैसे संबंधों का सृजन होना चाहिए, विधिक यानी लीगल रिलेशन बनने चाहिए आपस में। ठीक है, जब हमने आपको कोई प्रपोजल दिया तो सामने वाला एक्सेप्ट होना चाहिए, फिर वो एक्सेप्ट
एक्सेप्ट होगा तो फिर हम प्रॉमिस करेंगे, क्योंकि वो हमने प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट किया, दोनों मिलके क्या बन गए, अब प्रॉमिस हो गया। ठीक है, मैं प्रॉमिसर हो गई, सामने वाला प्रॉमिस ही हो गया, जिसने एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिस ही हो गया। ओके, फिर इसके बाद कंसिडरेशन होगा, फिर एग्रीमेंट होगा। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये अब सब हम आगे पढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब होती है निश्चितता। निश्चितता मतलब होनी चाहिए कि प्रस्तावना जो होना चाहिए ना वो एकदम निश्चित होना चाहिए। इसका मतलब है कि वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इसे हमें किस में डिफाइन किया गया है, निश्चितता हमारी सेक्शन 29 में डिफाइन की गई है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये निश्चित नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना क्या हो ना, सशर्त भी हो सकती है। सशर्त मतलब हम कोई शर्त भी रख सकते हैं। अगर हमने आपको कुछ प्रपोजल दिया और हमने उसमें कोई शर्त रख दी तो वो शर्त आपको माननी पड़ेगी, तभी आगे आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे। मैंने कुछ कहा, मैंने कहा कि देखो मैं अपना घर जो है वो आपको बेचना चाहती हूँ, पर मैं आपको अगर बेचूंगी भी तो कम से कम 2 महीने तो मैं इसमें रहूँगी। तो ये मैंने आपको प्रपोजल दिया, इसमें मैंने कंडीशन डाल दी है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करोगे तो उस कंडीशन को भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने आधा अधूरा एक्सेप्ट कर लिया, आधा अधूरा नहीं किया। ठीक है, ये इतना समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की। ठीक है, तो प्रकार क्या होते हैं, अभिव्यक्त एवं विवक्षित प्रस्तावना भी होनी चाहिए। प्रस्तावना कैसी हो जाती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस कैसी हो सकती है, हम किसी को बोल के या लिख के बोलें तो वह एक्सप्रेस हो जाती है। इम्प्लाइड कैसे हो सकती है, कि हमारे कंडक्ट से उसको लगा, हमने कुछ कंडक्ट किया, उसको लगा कि हाँ, और उसने भी ऐसे मान लिया, तो ऐसे भी हो सकती है। विशिष्ट प्रस्तावना, विशिष्ट क्या होती है, स्पेसिफाई। स्पेसिफाई यानी 1 to 1, कि ए ने बी को कुछ प्रपोजल किया, ये क्या हो गया, विशिष्ट, स्पेसिफाई हो गई। सामान्य, सामान्य होता है जनरल, इसे हम पब्लिकली भी बोलते हैं। पब्लिकली क्या होता है कि कोई चीज़ हमने न्यूज़पेपर में निकाल दी कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, तो ये न्यूज़पेपर में निकल गया, तो अब इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या हो गया आपका जनरल। इसका एक जो बहुत ही फेमस केस है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी 1893 QB 256। देखिए एक मिनट, वो आपको दिख जाएगा, हाँ दिख गया, 1893 QB 256। ओके चलिए, तो ये इसका हमारा केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था कि जो कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी थी, उसने बोला था कि मेरी एक दवा है, अगर आप इस दवा को खाएंगे तो आपको जो है एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी है, ये नहीं होती। उसने ऐसा पेपर में निकाला था, तो कार्लिल ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट कर लिया, उसने वो दवाई भी ली और उसने खाया, तब भी उसे बीमारी हो गई, तो उसने क्लेम किया गया था, इसके ऊपर ही है। अब होता है क्रॉस प्रपोजल। क्रॉस प्रपोजल क्या होता है कि मैंने किसी को कुछ प्रपोजल भेजा और एज अ सेम टाइम पे सेम कंडीशन डाल के उसने भी मुझे वही भेज दिया। मैंने ए को बोला देखो मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, 2,000 रुपये में ले लो। बी ने भी बोला देखो मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ 2,000 रुपये में, तो क्रॉस प्रपोजल हो गया। अब एक होती है प्रतिस्थापना, मीन्स काउंटर। ए ने बी को कहा कि देखो मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ 2,500 रुपये में। बी ने कहा 2,500 तो नहीं, देखो 2 में लेना, 2 में दोगे तो बताओ, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापना। 6 होता है प्रस्ताव का आमंत्रण एवं निमंत्रण। आमंत्रण और निमंत्रण क्या होता है कि हम इनवाइट कर रहे हैं। जैसे कि आपने दुकान पे देखा होगा या आप रेस्टोरेंट जाओ तो वहाँ आपने मेन्यू देखा होगा, मेन्यू में डिशेस लिखी होती हैं, तो ये क्या होता है, एक प्रपोजल होता है। आप दुकान में आपने देखा होगा कि चिट लगी होती है कि मैं जो अपना ये साड़ी है इसे 10,000 रुपये में बेचूंगा। ठीक है, पर अब क्या वो 10 में ही बेचेगा क्या, नहीं, आप 9, आप 8, आप 4, 5, मतलब इसे आप तरह का बार्गेनिंग सा मान सकते हो। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता रही हूँ, दुकानदार द्वारा जो मूल्य की पर्ची होती है या फिर टेंडर जो होते हैं, ये सब होते हैं। तो अगर आप प्री में और मीन्स में इतना लिख के आते हैं तो बिल्कुल सफिशियंट होगा, इवन जुडिशरी लेवल पे भी बहुत सफिशियंट होगा। तो ठीक है, आपने सबसे पहले सीखा, आपको सबसे पहले लिखना है प्रपोजल की डेफिनेशन, ठीक है, जो कि आप 2A में लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है, इसके एसेंशियल एलिमेंट बताने हैं, फिर आपको इसके टाइप्स बताने हैं, फिर आपको एग्जांपल देनी है, रिलेटेड केस लॉ देनी है, और आपका बिल्कुल ये 8 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर में आएगा, आपको 8 में से 7 और 4 में से 3 ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन।